स्वागत है दोस्तों आखिरी लेक्चर मेरे प्लेज का, जो मैंने आपको कमिट किया था कि मैं आपके 70 मार्क्स कमिट कर रहा हूं इस प्लेज के थ्रू। आज मेरे 70 मार्क्स में 5 नंबर और जोड़ लो, क्योंकि 10 नंबर का तो शेयर आएगा और अगर डिवेंचर आ गया तो 5 नंबर आपको और देके जाएगा। तो फाइनली मेरी तरफ से आपको 75 मार्क्स की गिफ्ट है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे क्या, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स हैं क्या सरकार? तो मालिक, डिवेंचर्स का मतलब हुआ डेट इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअली होता क्या है समझना, मैंने जैसे कंपनी रन कर रहा हूं मैं, और मुझे पैसे चाहिए, इक्विटी के थ्रू नहीं चाहिए, क्योंकि इक्विटी का पैसा बहुत महंगा पड़ता है और फिर मालिकाना हक भी शेयर करना पड़ता है। तो हम लोग जनरली जब एक बार कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है, जब उसके पास रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आने लगता है, शुरुआत में हमेशा इक्विटी से ही कंपनी शुरू होती है, क्योंकि शुरू में पता नहीं है ना कि बिजनेस चलेगा, कितने टाइम बाद हम प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करेंगे। जबकि अगर डिवेंचर या लोन ले लिया तो ब्याज का मीटर चालू हो जाता है। तो जनरली शुरुआत में कंपनी कभी भी लोन नहीं लेती, वो हमेशा इक्विटी से स्टार्ट करती हैं। लेकिन एक बार जब कंपनी सेटल डाउन हो गई, इनकम के फ्लो रेगुलर आना चालू हो गए, फिर उसके बाद अब अगर हमको एक्सपांशन के लिए फंड चाहिए तो अब हम फिर से इक्विटी रेस नहीं करते, क्योंकि इक्विटी इज द मोस्ट कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस टू द कंपनी। तो कंपनी फिर सस्ते सोर्स की अरेंजमेंट करती है, क्योंकि अगर मैं इक्विटी इशू करता हूं, प्रेफरेंस इशू करता हूं, तो इनको जो मैं डिविडेंड पे करता हूं वो भी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से करता हूं। जबकि अगर मैंने लोन लिया, मैंने डिवेंचर्स इशू करे, तो उन्हें जो मैं ब्याज चुकाऊंगा मुझे उस पर भी टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। यानी अगर मैंने 10% ब्याज चुकाया तो उसमें 25% से 2.5% का तो टैक्स बेनिफिट ही मिल गया। तो मेरी इफेक्टिव कॉस्ट सिर्फ 7.5% आती है, जबकि इक्विटी की इफेक्टिव कॉस्ट आती है करीबन 19 से 20%। एक बार जब वो स्टैब्लिश हो जाती हैं, देन दे प्रेफर टू रेज देयर फंड थ्रू डेट फंड ओनली। आप याद करो, आपने 12th में पढ़ा था डेट इक्विटी रेशो। क्या पढ़ा था? आइडियल रेशो 2:1, यानी 2 हिस्से डेट के और 1 हिस्से इक्विटी के। यानी कंपनी के अगर टोटल लॉन्ग टर्म फंड 300 रुपए है तो आइडियली 200 रुपए डेट के होने चाहिए और सिर्फ 100 रुपए इक्विटी के होने चाहिए। यानी आप धंधा करो तो 2/3 हिस्सा फंड का लोन लेके चलाओ और 1/3 अपनी पूंजी लगाओ। तो अब मैं अगर डेट के लिए सोर्स देखूं तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक कि मैं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाऊं और उनसे लोन लूं। अब अगर मैं इनसे लोन लेता हूं तो एक ही पार्टी है जिसने पूरे करोड़ों रुपए मुझे लोन में दे दिए। तो जब ये करोड़ों रुपए मुझे लोन में देते हैं तो फिर ये बहुत परेशान करते हैं। परेशान कैसे करते हैं? इनको मंथली या क्वार्टरली इन्हें रिटर्न्स भेजने पड़ते हैं। रिटर्न्स मतलब स्टेटमेंट भेजने पड़ते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, हम कैसा काम कर रहे हैं। फिर इनको टाइमली हर महीने या हर क्वार्टर में इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ती है। फिर इसके बाद इन्हें जब हमारे ऊपर भरोसा नहीं होता, क्योंकि आजकल क्या है, नीरव मोदी हुए, विजय माल्या जी हुए, ये सब इतने बड़े कांड करके गए कि अब बैंक्स इतनी इजीली रिलाई नहीं करती। तो वो क्या करती हैं, कंपनीज पर टाइम पे ऑडिटर भेजते हैं जो ऑडिट कराते हैं। पूरे ऑडिट करवाने पड़ते हैं। यानी हम अपने ऑडिट तो करवा ही रहे हैं, अब बैंक के व्याप पर एक ऑडिटर और आ गया हमारे सिर पे और वो भी ऑडिट कर रहा है। फिर टाइम पे जो बैंक का मैनेजर है, जब भी उसको कुछ जरूरत पड़ती है तो वो आता है कंपनी में विजिट मारने, और विजिट मारने के बहाने 10-20 हज़ार रुपये लेके चला जाता है। तो ये सारी टेक्निकल समस्याएं आती हैं जब हम किसी एक बंदे से करोड़ों रुपए का लोन लेते हैं। अब मुझे चाहिए करोड़ों रुपए, लेकिन अगर मैं यही करोड़ों रुपए लाखों लोगों से ले लूं 100 रुपए के नाम पे, तो शायद किसी को भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आप समझो, मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए, मैं कंपनी हूं और आपने मुझे 100 रुपए उधार दिए हैं, और ऐसे मैंने लाखों लोगों से 100 रुपए उधार ले लिए। किसी भी इन्वेस्टर के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। अगर आपने 10,000 रुपए भी दिए हैं तो 10,000 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है 10 करोड़ की तुलना में। तो बैंक से अगर मैं लोन लूंगा तो पूरे 10 करोड़ रुपए एक साथ, और अगर मैंने ऐसे पब्लिक से लोन लिया तो मेरे लिए आसानी भी हो गई, क्योंकि आप में से कोई भी मेरे डे टू डे बिजनेस में मुझे परेशान करने नहीं आएगा, कोई ऑडिटर नहीं बिठाएगा और कोई मुझसे स्टेटमेंट्स, रिटर्न्स की डिमांड नहीं करेगा मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर। तो अब अगर मुझे पब्लिक के पास जाना है तो पहली शर्त तो यह कि मैं पब्लिक कंपनी होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी डिवेंचर इश्यू नहीं कर सकती। अब अगर मैं एक पब्लिक कंपनी हूं तो मैं क्या करूंगा, पब्लिक को इनवाइट करूंगा। जैसे शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करता हूं, ऐसे ही पब्लिक को कंपनी के डेट खरीदने के लिए इनवाइट करूंगा। और जब वो मुझे अपने रिस्पॉन्ड देंगे, पैसा देंगे, तो मैं उनको जैसे शेयर इशू करते हैं, एक पेपर इशू करते हैं, सिमिलरली एक पेपर और इशू करूंगा और उसका नाम होगा डिवेंचर। और इस डिवेंचर पर मैं लिखूंगा क्या, बीइंग ए कंपनी, तो मैं उस डिवेंचर, उस पेपर पे लिखूंगा कि आई एक्नॉलेज द डेट।
यानी उस पेपर के थ्रू हम अपने डिवेंचर होल्डर्स के प्रति डेट एक्नॉलेज करते हैं। उसमें बताते हैं कि भैया जो भी इस पेपर का होल्डर है वो 100 रुपए से हमारा ऋणदाता है, ही इज द लेंडर ऑफ माई कंपनी। उसे हम एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे, वो भी उसमें मेंशन कर देंगे। और उसमें ये भी बताएंगे कि हम आपको फला फला डेट पर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, अधिकतम 20 साल से ज़्यादा टाइम के लिए आप डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। और इसमें भी कुछ चेंज हुआ है तो 10 साल से ज़्यादा के लिए आप डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। तो डिवेंचर जितने साल के लिए हमने इशू करे उतने साल की डेट हम लिख देंगे कि इतने साल के बाद हम इन डिवेंचर्स को रीपे करेंगे। और एक चीज़ और लिख देंगे कि अगर हमें अवसर मिला तो हम ये लोन समय से पहले भी चुका देंगे। भैया है तो लोन, और लोन चुकाने के लिए कोई मुझे रोक नहीं सकता। भाई मैंने आपसे लोन लिया और अगर मैं लोन 10 साल के लिए लिया था और 3 साल बाद ही चुकाना चाहता हूं तो क्या मना करोगे? नहीं नहीं, मैं आपको लोन नहीं चुकाने दूंगा। वो कैपिटल है, वो कभी खत्म नहीं होगी। जब तक कंपनी का अस्तित्व तब तक वो कैपिटल रहेगी। लेकिन डिवेंचर इज ए लाइबिलिटी, इज ए लोन, और लोन मैं अपनी सुविधा अनुसार चुका सकता हूं। हाँ, लेकिन जो डेट लिखी है उसके बाद नहीं चुकाऊंगा, उससे पहले तो मैं चुका सकता हूं। और उसके लिए करना क्या रहेगा समझो। मैंने आपको 10 साल की डेट के साथ एक डिवेंचर इशू कर दिया, ठीक है। अब 10 साल तक आपका पैसा ब्लॉक हो गया। आप 10 साल से पहले मेरे पास पैसे मांगने नहीं आ सकते। तो आप बोले कि सर मैं तो नहीं खरीद रहा, 10 साल तक कौन पैसा फंसाएगा, क्या पता आड़ा वक्त कब आ जाए, कब पैसों की जरूरत पड़ जाए, फिर मैं क्या करूंगा। तो मैंने कहा डरो मत पार्थ, चिंता मत करो, बस मेरे पास उपाय है। मैं ये डिवेंचर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा देता हूं। अब सेकेंडरी मार्केट खुल गया, उस स्टॉक एक्सचेंज में लाखों बायर, लाखों सेलर, लाखों इन्वेस्टर घूम रहे हैं जो रोजाना बेसिस पर कंपनीज के शेयर और डिवेंचर्स खरीदने और बेचने के सौदे करते हैं। तो कभी अगर आपको पैसों की जरूरत हुई तो आप मेरे पास तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो पहले बोल दिया कि 10 साल से पहले पैसा वापस नहीं करूंगा, या मेरी इच्छा हुई तो वापस करूंगा उससे पहले। अगर आपको पैसा चाहिए, पहले ही चाहिए, तो आप जाओ स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट में, वहां पर बिलिंग बायर मिलेंगे, आप सौदा डालो, सामने वाला अगर इंटरेस्टेड हुआ आपके भाव में तो वो आपसे डिवेंचर खरीद लेगा और आपको पैसे दे देगा। तो डिवेंचर मैंने इश्यू करे और उस पेपर पे क्या क्या लिख दिया, एक कि भैया जो भी इस पेपर का होल्डर है वो इतने रुपए के लिए हमारा लेनदार है, ऋणदाता है। 2, हम इस पर इस रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे। जनरली इंटरेस्ट जब हम पे करते हैं तो वो सेमी एनुअल बेसिस पर, यानी हर 6 महीने के इंटरवल पे पे करते हैं, तो वो तारीख मेंशन कर दी जाएंगी। और तीसरी बात ये बताई जाएगी कि इस डिवेंचर का पैसा कितने समय के बाद चुकाया जाएगा। और चौथा, कितना चुकाया जाएगा। आपसे हमने 100 रुपए लिए हैं या 100 से कम लिए हैं या 100 से ज़्यादा लिए हैं, लेकिन उस एक्स डेट पर हम आपको कितना रीपे करेंगे। तो रीपे हम कर सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। अब लॉजिकली लेकिन सोचना, आपने मुझे 100 रुपए दिए और मैं बोल रहा हूँ 10 साल बाद मैं आपको 90 रुपए वापस करूंगा, तो आप मुझे मुंह पे थप्पड़ मार के जाओगे, बोले पागल समझ के रखा है क्या, लोन दिया है और उल्टे 10 रुपए कम लूंगा क्या। तो जनरली रियल लाइफ में कभी भी डिवेंचर डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होते, वो रिडीम होंगे पार पे या प्रीमियम पे। ठीक है मालिक। अब डिवेंचर रिडीम जब होंगे तो उसकी तारीख भी मेंशन होगी और कितने रुपए पे आप इनको रिडीम करेंगे वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया डिवेंचर का बेसिक ओवरव्यू। अब डिवेंचर कितने तरह के होते हैं, हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो मालिक डिवेंचर को अगर हम क्लासिफाई करें तो इनको हम 5 अलग अलग आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, यानी हमने आपसे लोन लिया तो लोन के अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी में दिया है या एम ही बस लोन ले लिया। तो अगर मैंने आपको डिवेंचर इश्यू करे और सिक्योरिटी में कुछ नहीं दिया तो इनको हम क्या बोलेंगे, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स और नेकेड डिवेंचर्स। लेकिन अगर मैं डिवेंचर इश्यू करते समय इन डिवेंचर्स के अगेंस्ट एज ए सिक्योरिटी में कोई एसेट्स रख रहा हूं, यानी मैं इस लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी में कोई एसेट्स दे रहा हूं, तो फिर बोलेंगे इनको सिक्योर्ड डिवेंचर्स। तो एक सिक्योरिटी के बेसिस पे अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। अगर सिक्योरिटी है तो सिक्योर्ड डिवेंचर्स और अगर सिक्योरिटी नहीं है तो अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। भारत में कभी भी कोई भी कंपनी अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू नहीं करती, और कर देगी तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि सामने वाला समझ रहा है कि भैया इसने लोन लिया और कोई सिक्योरिटी दी नहीं तो कल को अगर कंपनी बंद हो गई तो मैं तो अनसिक्योर्ड में आऊंगा। अनसिक्योर्ड जब पेमेंट की टाइम आती है तो लाइन लगती है, लाइन में सबसे पहले खड़े होते हैं सरकारी ड्यूज, फिर आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर आते हैं सिक्योर्ड लेंडर्स और फिर बारी आती है अनसिक्योर्ड की। यानी मैं चौथे नंबर पर लगूंगा लाइन में, पागल समझ के रखा है, नहीं लेने इसके डिवेंचर्स। और भाई अगर मैंने सिक्योरिटी दे दी तो अब क्या हो गया, नंबर तीसरा लग गया मेरा। और जो पहले 2 नंबर हैं आगे के वो छोटे छोटे होते हैं, उसमें मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता तो वो जल्दी पे हो जाते हैं। सबसे बड़ा अमाउंट होता है सिक्योर्ड लोन का, और अगर मैंने डिवेंचर्स अनसिक्योर्ड इशू कर दिए तो ये बेचारे तो गए 12 के भाव। तो कोई भी अनसिक्योर्ड डिवेंचर भारत में इशू नहीं करता है। ठीक
ठीक है। अब दूसरा, कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। मालिक ये सब जो मैं आपको पका रहा हूं ना, ये 2 नंबर की थ्योरी में आ सकता है, इसलिए पका रहा हूं, ठीक है। चलो सुनो, कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पर, तो मतलब मैंने आपको डिवेंचर इशू करे और मैंने उस डिवेंचर में लिखा कि 10 साल बाद मैं आपको इसके बदले में पैसे ही दूंगा, तो ये क्या हो गया, नॉन कन्वर्टेबल, यानी मैं आपको इसके बदले में पैसे ही दूंगा, आपके ये डिवेंचर किसी अन्य सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। या फिर एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि मैंने आपको जब डिवेंचर इशू करे तो मैंने आपको लिख के दिया कि दीज डिवेंचर्स विल बी कन्वर्टेड इन, फॉर ईच डिवेंचर 4 इक्विटी शेयर विल बी इशूड एंड दे आर कंपल्सरीली कन्वर्टेबल। आज ही बोल रहा हूं आपसे कि भैया मैं इस डिवेंचर के बदले में 10 साल बाद पैसे नहीं दूंगा, 10 साल बाद मैं आपको इनके बदले में 4 इक्विटी दे दूंगा, फिर आप चाहो तो इन इक्विटी को बाजार में बेच के अपने पैसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं दूंगा तो डिवेंचर के बदले में शेयर। तो इनको क्या बोलेंगे, कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो अगर डिवेंचर के बदले में पैसा मिलेगा तो दे आर नॉन कन्वर्टेबल, और अगर पैसे के बजाय शेयर मिलेंगे तो दे आर कन्वर्टेबल डिवेंचर। तीसरी कैटेगरी वो आती है परमानेंस के बेसिस पर। अब परमानेंस का मतलब क्या, कि भैया एक बार इशू कर दिए तो जब तक कंपनी है तब तक ये रिडीम नहीं होंगे, तो इनको बोलेंगे इररिडीमेबल डिवेंचर, नॉन रिडीमेबल डिवेंचर, यानी इनका पैसा सीधा कंपनी के समापन पर, कंपनी के लिक्विडेशन पर, बाइंडिंग अप पर ही रीपे होगा। वैसे एक बात बता दूं, भारत में कोई भी कंपनी इररिडीमेबल डिवेंचर्स जारी नहीं कर सकती एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, लेकिन अगर कोई बैंकिंग कंपनी है जिस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू होता है, उन्हें अभी भी ये सुविधा दी गई है, यानी बैंकिंग कंपनीज जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है वो अभी भी इररिडीमेबल डिवेंचर इशू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई नॉर्मल इंडियन कंपनी इररिडीमेबल डिवेंचर इशू नहीं कर सकती। तो दूसरी कैटेगरी क्या होगी, तो मालिक जो अपने रिडीमेबल डिवेंचर्स हैं, भारत में एक नॉर्मल डिवेंचर 10 साल से अधिक अवधि के लिए इशू नहीं हो सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन सीए फाउंडेशन लेवल पे आपको उतने अंदर जाने की जरूरत नहीं है, और सब यही जान लिया तो इंटर में क्या पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको। ये इंटर में भी है चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसलिए यहां पर सिर्फ बेसिक समझ लो कि नॉर्मल कंपनी का डिवेंचर 10 साल से अधिक अवधि के लिए इशू नहीं किया जा सकता है भारत में। तो इररिडीमेबल कंपनी के समापन पर और भारत में अलाउड नहीं है, और जो रिडीमेबल डिवेंचर है वो 10 साल और उससे अंदर रिडीम होगा। चलो मालिक, अब अगला है निगोशिएबिलिटी के बेसिस पर। सर ये क्या होता है, अरे सिंपल है, एक होता है बियरर, एक होता है रजिस्टर्ड। बियरर मतलब सड़क पे तुम्हें पड़ा मिल गया तो वो तुम्हारा हो गया, जबकि रजिस्टर्ड में क्या होगा कि जब भी ट्रांसफर होगा तो बकायदा वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर उसकी रजिस्ट्री करवाना पड़ेगी, तब स्टाम्प ड्यूटी के साथ वो ट्रांसफर होते हैं। तो एक बियरर मतलब हैंडओवर करा, आज से आपका, आपने किसी और को दे दिया उसका, किसी को पड़ा मिल गया तो उसका। तो मालिक सिंपल सा हिसाब है कि बियरर का मतलब बियरर जो सिंपल ट्रांसफरेबल है विदाउट एनी हैसल, और रजिस्टर्ड में व्यक्ति का नाम रजिस्टर्ड होगा, बकायदा कंपनी तक बात जाएगी, कंपनी वहां से उस बंदे का नाम हटाएगी, जिसने खरीदा उसका नाम चढ़ेगा, और बकायदा इसकी स्टाम्प जो होते हैं रेवेन्यू स्टाम्प, उस पर पूरे एग्रीमेंट बनेगा। तो दे आर रजिस्टर्ड एंड बियरर। और लास्ट प्रायोरिटी बेसिस पर, ये क्या होते हैं सरकार, इसको बोलते हैं जब रीपेमेंट का समय आएगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 2 तरह के डिवेंचर है, एक फर्स्ट मोर्गेज डिवेंचर, एक सेकंड मोर्गेज डिवेंचर। मान लो ये एसेट है, ये एसेट मेरा जादुई कैलकुलेटर है, इसकी वैल्यू है 100 करोड़ रुपए। अब मेरे 100 करोड़ रुपए के कैलकुलेटर पर 2 लोन ले लिए मैंने। पहली बार डिवेंचर इशू करे थे 40 करोड़ के, और दूसरी बार डिवेंचर इशू करे 60 करोड़ के। अब जो पहली बार डिवेंचर इशू करे थे उनको क्या बोला था कि जब भी ये कैलकुलेटर बिकेगा तो पहले आपको पैसा मिलेगा। तो उन डिवेंचर्स का इस एसेट पर पहला चार्ज है, यानी जब ये एसेट्स बिकेगी तो पहले पैसे फर्स्ट डिवेंचर को मिलेंगे। और जब सेकंड डिवेंचर मैंने इशू करे तो उनको बोला कि ये एसेट्स आपकी सिक्योरिटी में दे रहा हूं, क्योंकि एसेट 100 करोड़ की है और उसके आगे जो पहली लायबिलिटी खड़ी है वो सिर्फ 40 करोड़ की है। तो भैया लेकिन रूल है कि जब ये एसेट्स बिकेगी तो इसमें से पहले 40 करोड़ फर्स्ट मॉर्गेज को दिए जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो आपका। और अगर ज्यादा बचा, मान लो उस समय ये एसेट्स बिकी 110 करोड़ में, तो आपको 60 करोड़ मिलेंगे, और बाकी 10 करोड़ कंपनी अपनी अन्य लायबिलिटीज और शेयर होल्डर को चुकाने में यूज करेगी। तो फर्स्ट मॉर्गेज का मतलब क्या हुआ कि जब ये एसेट्स बिकी तो पहला चार्ज फर्स्ट मॉर्गेज का, जब उनको पेमेंट हो जाएगा तो जो पैसा बचेगा वो मिलेगा सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर्स को। तो ये हो गई आपकी वैरायटीज ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, थियरी में आ सकता था इसलिए अपने डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है इश्यू ऑफ डिवेंचर, और यहां आएगी आपके सामने बेहतरीन
क्वालिटी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। क्या क्या आ सकता है, आपने पढ़ा है 12th में, हाँ वही है, बस एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि भैया डिवेंचर इशू करा है। डिवेंचर पहली बात तो लाइबिलिटी है, डेट फंड है। और डिवेंचर को जब मैं इशू करता हूं तो जैसे शेयर को इशू करने की एंट्री करता हूं, बिल्कुल वैसे ही डिवेंचर इशू करने की एंट्री करता हूं। लेकिन यहां पर पहली बात कि डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, शेयर नहीं हो सकता। अब मैंने डिवेंचर इशू करे तो मेरे पास 3 ऑप्शन इशू करने के। पहला, इश्यू एट डिस्काउंट, इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम। इश्यू एट डिस्काउंट, इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम। ये तो 3 ऑप्शन हो गए। अब इसके कॉम्बिनेशन में समझो, मैं रिडीम जब करूंगा तो रिडीम में पार पे कर सकता हूं, प्रीमियम पे कर सकता हूं, डिस्काउंट पे कर सकता हूं। तो अब आप सोचना क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। मैंने इश्यू किया डिस्काउंट पर, 100 रुपए का डिवेंचर था, जनरली 100 रुपए का होता है, इशू किया 90 पे। लेकिन जब मैं रिडीम कर रहा हूं तो मेरे पास 3 ऑप्शन, रिडीम एट डिस्काउंट, मान लो 95 पे रिडीम करूंगा। दूसरा, रिडीम एट पार और रिडीम एट प्रीमियम। तो मतलब 3 कॉम्बिनेशन बन गए, इशू किया डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहा हूं डिस्काउंट पे, रिडीम कर रहा हूं पार पे, रिडीम कर रहा हूं प्रीमियम पे। लिए 90 चुकाऊंगा 90 या 95, एक केस। लिए 90 चुकाऊंगा लेकिन 100, लिए 90 तीसरा केस चुकाऊंगा 110, 3 केस। अब इश्यूड एट पार यानी 100 रुपए लिए आपसे, लेकिन सर जब चुकाऊंगा ना तो 90 चुकाऊंगा, खरीदना हो तो खरीद लो। सर क्या पागल लोग होंगे ऐसे जो 100 रुपए देके 90 रुपए वापस लेंगे? हाँ, आंसर है बिल्कुल हाँ, ऐसे बहुत सारे पागल लोग होंगे। आप लॉजिकली सोचो, अगर ये डिवेंचर्स इशू किए रिलायंस ने, जो आज पैरेलली सरकार के इक्वल इन्वर्स रखने वाली कंपनी हो गई, ठीक है, और इसने जो इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया वो है 12%। आज किसी भी एफडी पे 8% से ज्यादा ब्याज नहीं मिलता। तो आप सोचो 10 साल तक अगर मैं 4% एक्स्ट्रा ले रहा हूं ब्याज एज कंपेयर टू एफडी, और ये एफडी की इक्विवेलेंट ही है, तो आप सोचो 100 रुपए पर 4% यानी 4 रुपए, 10 साल तक 40 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले एफडी की तुलना में। और आपने दिए कितने? सिर्फ एक्स्ट्रा 10 रुपए, यानी 100 दे के 90 मिल गए, लेकिन 40 रुपए का ब्याज भी तो एक्स्ट्रा मिल गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कंपनी बहुत सॉलिड है और उसका ब्याज का रेट बड़ा अट्रैक्टिव है, तो वो इस शर्त पे भी डिवेंचर इशू कर सकती है कि भैया ले तो 100 रहा हूं, लेकिन 10 साल तक बाजार की तुलना में 4% ज्यादा ब्याज दूंगा, लेकिन 10 साल के अंत में आपको 90 रुपए वापस करूंगा। और इन्वेस्टर राजी खुशी ये स्वीकार कर लेगा। ठीक है, तो इश्यूड एट पार, रिडीम एट डिस्काउंट, इश्यूड एट पार, रिडीम एट पार, इश्यूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। ये हो गए आपके 3 और 3 6 कॉम्बिनेशन। अब अगला कॉम्बिनेशन क्या है? इश्यूड एट प्रीमियम। ठीक है, वही रिलायंस का फिर से केस, रिडीम एट डिस्काउंट जिसके चांसेस बेहद कम है, फिर भी थियोरेटिकली सब संभव है। इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, और लास्ट इश्यूड एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम। तो कुल मिला के इतने 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं जब हम डिवेंचर्स इश्यू करते हैं। सुनो सरकार, अगर मैं पार पे डिवेंचर इश्यू कर रहा हूं और रिडीम भी पार पे कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पार पे इश्यू कर रहा हूं और डिस्काउंट पे रिडीम कर रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ले रहा हूं कम और चुका रहा हूं ज्यादा, तो फिर उस केस में मुझे एक लॉस हो रहा है। अभी जब आप सीए इंटर में आएंगे तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट। वहां पे क्या बोला गया है कि जो आपका डेट फंड है यानी डिवेंचर्स हैं, उसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है यानी जो लोन लेने की कॉस्ट है, उसमें से ब्याज शामिल नहीं है, बल्कि ये जो लॉस है, ये लॉस भी बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा बनता है। जब आप एफएम पढ़ोगे तो वहां पर एक चैप्टर आता है पूरा, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो वहां पर डेट का मतलब जब डेट की कॉस्ट निकलती है तो उसमें बकायदा ब्याज और ये जो लॉस है, दोनों चीजें कंसीडर की जाती हैं। तो मालिक हम एक एक करके अब इन सारी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन जल्दी करेंगे। पहला केस दोस्त, इश्यूड एट पार, रिडीम एट पार। मैं पूरा मॉड्यूल आपको गो थ्रू करवा रहा हूं जल्दी जल्दी, ठीक है। इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और जब अलॉट करोगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट, जो भी उसका ब्याज का रेट है। सिंपल। चलो दूसरा केस, डिवेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट। डिवेंचर को मैंने डिस्काउंट पे इशू किया, क्या कर सकते हैं? हां सरकार, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो अब डिवेंचर 100 का था, मैंने 90 पे इशू करा। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर
एप्लीकेशन क्रेडिट कितने रुपए आएंगे सरकार? 90। अब मैं जब डिवेंचर अलॉट करूंगा तो डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो मुझे लाइबिलिटी तो 100 रुपए की बुक करना पड़ेगी। तो फिर दूसरी एंट्री होगी, जब डिवेंचर अलॉट होंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 90 है, लेकिन लाइबिलिटी क्या बुक करूंगा मैं? पार पे, फेस वैल्यू पे करनी पड़ेगी, कानून है। तो 2, मान लो 12% डिवेंचर है तो 12% डिवेंचर क्रेडिट और लाइबिलिटी बुक होगी फेस वैल्यू पे यानी 100 पे। अब आपने डेबिट करे 90 और क्रेडिट हुए 100, तो जो डेबिट में 10 का गैप आ रहा है वो क्या है? मालिक पता है, इट इज ए डिस्काउंट। तो आप बेसिकली डिस्काउंट को क्या बोलोगे? सरकार अगर प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज अ कैपिटल लॉस। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, रीएंट्री हो गई। ठीक है, अब अगर मैंने ये डिवेंचर इश्यू किए हैं डिस्काउंट पे और मैं रिडीम भी डिस्काउंट पे कर रहा हूं, तो जो डिस्काउंट पे जब रिडीम करूंगा तब मुझे फायदा होगा। और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलती है कि मालिक होने वाले फायदे तभी बुक करना जब वो रियलाइज हो जाए। इसीलिए अगर मैंने डिवेंचर डिस्काउंट पे रिडीम करना है तो भी मैं आज वो प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता। वो प्रॉफिट तो उसी समय बुक करेंगे जब वो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रीमियम पर पेमेंट करना है तो जो लॉस कल होने वाला है, अगेन प्रूडेंस, अगेन कंजर्वेटिज्म, क्या करना पड़ेगा? सरकार आपको जो कल होने वाला लॉस है वो आज ही बुक करना पड़ेगा। कितने दोगले हिसाब हैं कि भैया लॉस अगर होने वाला है कल तो आज ही बुक कर लो, अगर प्रॉफिट कल होने वाला है तो उसे इग्नोर करो। भैया दोगले नहीं है, वो सामने वाले को वार्न कर रहे हैं कि देखो अच्छा होगा तो आपको सरप्राइज मिल जाएगा, लेकिन अगर बुरा हुआ तो हम आपको आज ही बता रहे हैं ताकि कल आपको शॉक ना लगे। कल ऐसा ना हो कि वो एंकर का ऐड हो जाए, शॉक लगा 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 लगा, हाँ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो भैया ये अच्छी बात है, अकाउंट्स की कितनी मतलब ऑनेस्टी है कि वो बोल रहा है कि देखो फायदा होगा तो सरप्राइज मिलेगा, लेकिन नुकसान होगा तो वो आज ही हम बता दें, ताकि जो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी हमारी कंपनी से जुड़ रहा है, उसको कल की स्थिति आज ही क्लियर हो। चलो मालिक, तो डिस्काउंट अगर हम देने वाले हैं, डिस्काउंट रिडीम करने वाले हैं, तो हमें उसकी कोई एंट्री आज नहीं करनी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस, डिवेंचर इश्यूड एट प्रीमियम। तीसरा केस, डिवेंचर इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट। यानी जब पैसे लिए तो 100 के ऊपर लिए और जब चुका रहे हैं तो 100 रुपए चुका रहे हैं या उससे कम चुका रहे हैं। तो अगर कम चुका रहे हैं तो प्रॉफिट होने वाला है, और प्रॉफिट होने वाला है तो जब होगा तब की तब देखेंगे, अभी इग्नोर इट। तो अब आपकी क्या एंट्री होगी? सरकार देखो पहली एंट्री तो वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। अब मान लो 100 का डिवेंचर 110 पे इश्यू हो रहा है तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 110। अब आप डिवेंचर जब अलॉट करोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110। अब जो 110 रुपए आए हैं उसमें से डिवेंचर के बदले में तो सिर्फ 100 रुपए ही आए हैं, यानी आपने लायबिलिटी उस कागज पे 100 रुपए की अज्यूम करी है, लेकिन चूंकि शायद आपका इंटरेस्ट रेट बेहतरीन था इसलिए आपने प्रीमियम लिया। बोले अगर आपको 10 साल तक ज्यादा इंटरेस्ट कमाना है तो आज आपको इसके लिए थोड़ा सा महंगा खरीदना पड़ेगा, एक तरह से बोली लगाना पड़ गई, आपको महंगे में खरीदने को मिला। हाँ, क्योंकि 10 साल तक एक्स्ट्रा फायदा मिलना है। तो आपने जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए वो कंपनी का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है और वो हमें डिवेंचर इश्यू करके मिल रहा है। डिवेंचर हैड बीन क्लासिफाइड एज सिक्योरिटी, तो इस पे जो प्रीमियम मिलेगा वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व खाते में ही जाएगा। एक्चुअली पुराने कानून में 2039 से पहले डिवेंचर का प्रीमियम अलग रखते थे, शेयर का अलग रखते थे, लेकिन बाद में ये क्लियर हो गया कि नहीं भैया, डिवेंचर भी सिक्योरिटी है, शेयर भी सिक्योरिटी है, तो इन सबके प्रीमियम को एक साथ रखना है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ठीक है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110, क्रेडिट डिवेंचर तो पार फेस वैल्यू पे ही होगा और फेस वैल्यू मान लो 100 है, तो बचा हुआ पैसा कहां जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब जैसे ये पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में गया, इस पर लग जाएगा सेक्शन 52, अपने डिस्कस किया था अपने पुराने लेक्चर में, और 52 क्या बोलता है कि इसके 5 यूज हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी सेक्शन 133 फॉलो कर रही है, याद करो 129, 130, 133 बोला था मैंने। हाँ, अगर कोई कंपनी सेक्शन 133 फॉलो कर रही है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने खाते बना रही है, जो कंपलसरी बनाना, तो फिर सेक्शन 52 नहीं लगेगा, फिर इस एसपीआर के यूजेस और लिमिटेड हो जाएंगे। वहां पे 5 हैं सेक्शन 52 में और सेक्शन 133 में सिर्फ 3 है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे भी कोई नुकसान नहीं है। अब चालू हो रही है मालिक, अब चालू हो रही है मालिक नुकसान की बात, यानी
पैसे मिल कम रहे हैं और चुका हम ज्यादा रहे हैं। पहला केस, डिवेंचर इश्यूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो मतलब लिए 100 रुपए लेकिन चुकाएंगे 100 के बदले में 110। तो अब क्या हुआ? क्या हमें आज ही पता है कि नुकसान होने वाला है? हाँ। सर्टेन है? हाँ भैया, एग्रीमेंट है, आपने कागज पे लिख के दिया है अपनी कंपनी का ठप्पा लगा के कि हम 110 रुपए चुकाएंगे, तो ये लॉस कल होने वाला है। बोले हाँ, तो आज ही बुक करो। तो फिर आप क्या करोगे? जब पैसा आया तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 100। अब बहुत ध्यान सुनना, आपका 100 रुपए के बदले में जाने वाले हैं 110 रुपए, तो ये 10 रुपए आपका लॉस है और लॉस मस्ट बी डेबिटेड। तो इसका एक सेपरेट खाता बनता है और उसका नाम रखते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्या नाम रखते हैं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो अब आपकी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो एप्लीकेशन क्रिएट करी थी पिछली एंट्री में वो रिवर्स हुई, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 रुपए। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए। क्रेडिट क्या करोगे? सर क्रेडिट तो डिवेंचर की जो फेस वैल्यू वही होगी, कसम खा लो, चाहे डिवेंचर प्रीमियम, पार, डिस्काउंट किसी पर भी इशू हो, डिवेंचर खाते में क्रेडिट तो हमेशा फेस वैल्यू ही होना है। तो डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट -10%, डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट 10, तो -10% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट 100। और वो जो लॉस बुक करा वो आपके साथ एक लाइबिलिटी लेकर आ रहा है। याद रखना, जब भी एक खर्चा या नुकसान बढ़ता है तो या तो वो असेट्स कम करेगा या लाइबिलिटी बढ़ाएगा। आज इस नुकसान ने तुरंत की तुरंत तो कोई असेट्स खत्म कर नहीं दी, क्योंकि हमें पैसे चुकाना है 10 साल बाद, तो आज आपको एक लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगी और उस लाइबिलिटी का नाम होगा टू डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। यानी आपको नुकसान भी अभी बुक करना है और आज वो 10 रुपए जो हम कल पे करने वाले हैं, 10 साल बाद पे करने वाले हैं, उसकी लाइबिलिटी बुक करना है। यानी एक लाइबिलिटी तो आपने डिवेंचर की बुक कर ली 100 रुपए, और एक 10 रुपए से आप जो प्रीमियम चुकाने वाले हैं ये आएगा एग्जाम में, तो ये भी आपको अभी की अभी बुक करना पड़ेगी। तो अब आपकी एंट्री क्या हुई? आराम से डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए थे? 100 रुपए, 100 रुपए डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए, या नहीं यही लिखना है आपको, ये सब अपन इंटर में बात करेंगे, अभी तो अपन जो नॉर्मल है वही पढ़ेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए टू -10% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट ऑलवेज फेस वैल्यू टू प्रीमियम या डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, कितने? 10 रुपए। ठीक है। अब सरकार ये जो लॉस बुक किया है आपने, इसका क्या होगा? इसके बारे में भी चर्चाएं करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और वो एग्जाम में 2 बार आ चुका है। चलो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन बोल 9 की 9 सिनेरियो डिस्कस कर लें। समझ में आ गई ये बात? फिर से एक बार एंट्री कर देते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अमाउंट रिसीव। दूसरी एंट्री के बाद इसमें आप क्या लिखोगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए जो आप प्रीमियम चुकाने वाले हो, टू -10% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट फेस वैल्यू टू डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, जो भी प्रीमियम आप चुकाने वाले हैं। चलो अब आगे अगला केस और भयानक है, क्योंकि आपने डिवेंचर इश्यू किए हैं डिस्काउंट पर, यानी आय भी कम और चुकाओगे ज्यादा। यानी डिवेंचर 100 रुपए का था, मैंने 5% डिस्काउंट पे इश्यू करे और आई कमिट कि मैं आपको 10 साल बाद 10% प्रीमियम पे करूंगा। तो अब मैंने लिए कितने? 100 - 5 95 और चुकाऊंगा कितने? 100 + 10 यानी 110। तो मालिक आए 95 और जाएंगे 110, तो आपको इसमें कुल मिला के लॉस कितना हुआ? तो लॉस हुआ 15, क्योंकि 5 कम मिले और 10 ज्यादा चुका रहे हैं। तो इसको आप क्या लिखोगे? डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। नुकसान है ना अपना। हाँ, तो अब एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट कितने आए? 95 टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन खाता बंद करना है, क्योंकि ये खाता कब तक है? जब तक डिवेंचर अलॉट नहीं होगा। जैसे अलॉट होंगे ये खाता बंद हो जाएगा। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितना था? 5 रुपए का, और आपको प्रीमियम कितना पे करना है? 10 रुपए का, तो यहां पे कितने डेबिट होंगे? 15 टू -10% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट ऑलवेज फेस वैल्यू टू, वही जो प्रीमियम चुकाने वाले हैं वो हमारी लायबिलिटी हो गई आज से, क्योंकि हमने कमिट किया है, क्योंकि मैंने वचन दिया है और मेरा वचन ही है शासन। तो फिर टू डिवेंचर प्रीमियम क्रेडिट कितना? 10। एंट्री देखो 95 + 15 110 और 100 + 10 110। लेकिन इसको फिर से बोलते हैं, कितने रुपए आए? 100 - 5 95। कितने चुकाओगे?
100 प्लस 10 110, तो 110 माइनस 95 ये होता है 15 का गैप, यानी आपको कुल मिला के गैप 15 रुपए का हुआ है, कुल मिला के लॉस 15 का हुआ है। आप इसको क्या बोलोगे, तो आप सीधे बोल दो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या आप बोल सकते हो डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो जब पैसा आया तो पैसा है 95, लेकिन देना पड़ेगा 100 वाला डिवेंचर विद दिस कमिटमेंट कि 10 रुपए और एक्स्ट्रा चुकाऊंगा। 100 की लायबिलिटी तो आप बुक कर ही रहे हैं, 10 की लायबिलिटी और बुक करो, 10 की लायबिलिटी और बुक करो। तो अब एंट्री क्या हुई, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 15, टू डैश डैश परसेंट जैसे 12%, टू 12% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट फेस वैल्यू 100, टू डिवेंचर प्रीमियम अकाउंट या डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट 10। ये सबसे बेहतरीन पार्ट है। तो अब यहां पे लॉस कितना हो रहा है मालिक, 15 का। तो इस 15 के लॉस का क्या करेंगे, थोड़ी सब्र रखो, अभी डिस्कस करेंगे, है ना, अभी आएगा, रुको तो सही। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर इशू भी प्रीमियम पे करे और रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो सर फिर तो बहुत सिंपल है, 100 रुपए का डिवेंचर था, 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू करा, यानी आपके पास कितने रुपए आए 110, और आप चुका कितने रहो, मान लो मैं 105 चुकाऊंगा, फिर क्या दिक्कत है, 10 रुपए एक्स्ट्रा आए और आप तो 5 रुपए चुका रहे हो, तो आपको नेट फायदा हो रहा है 5 का। तो आंसर है बुलशिट, बकवास, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, लिए 110 और चुका रहे हो 105, तो 5 का तो फायदा हुआ ना। आंसर है नहीं, नहीं मालिक नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जो 10 रुपए का प्रीमियम आया था वो गया था सेक्शन 52 के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, जिसके यूज बड़े लिमिटेड हैं, और जो आप ये प्रीमियम 5 रुपए चुका रहे हो रिडम्पशन पे, इस पे अलग सेक्शन लग रहा है। तो मतलब इन दो प्रीमियम्स पे लगने वाले सेक्शंस अलग अलग हैं। देयरफॉर यू कैन नॉट एडजस्ट कि यहां पे 10 रुपए एक्स्ट्रा है, यहां पे 5 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने हैं, इसलिए नेट फायदा 5 का नहीं। आपके 10 रुपए का जो प्रीमियम आया वो जाएगा एसपीआर अकाउंट में, और ये जो 5 रुपए आप चुकाने वाले हो एक्स्ट्रा, आपको बकायदा इसको एज ए लॉस आज बुक करना पड़ेगा। यानी सबसे क्रांतिकारी एंट्री। फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 100 रुपए का डिवेंचर 110 पे इशू हो रहा है, जबकि आपने कमिट किया है कि जब 10 साल बाद हम इसको चुकाएंगे तो हम 100 प्लस 5 चुकाएंगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो 100 प्लस 10 110 आए और जाएंगे 105, तो नेट आपकी जेब में 5 का फायदा है। लेकिन चूंकि जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिस पर लगता है सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, और उसके यूज से बड़े रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, हर कहीं यूज नहीं कर सकते। जबकि ये जो प्रीमियम चुका रहे हो आप डिवेंचर पर, इस पर लगता है अलग सेक्शन। तो मालिक ये दो अलग अलग प्रीमियम है, ये आपस में स्क्वायर ऑफ नेट ऑफ नहीं हो सकते। तो अब आपकी एंट्री क्या होगी, शानदार जानदार झमाझम एंट्री होगी मालिक। देखो एंट्री क्या होगी, मैं यहां लिख रहा हूं अलग से, वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं थी लिखने की, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं। तो एंट्री होगी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट कितना 110, टू डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट 110, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स। अब जब आपने ये डिवेंचर अलॉट किया, आराम से एक एक करके, सबसे पहले तो ये खाता बंद करो। तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 110, डन। टू, मान लो 12% डिवेंचर है, 12% डिवेंचर क्रेडिट, ये हमेशा फेस वैल्यू पे 100। अच्छा मालिक एक बात तो बताओ, ये 10 रुपए काय के एक्स्ट्रा आए थे, सर प्रीमियम के, आंसर आ तो गया, प्रीमियम के आए थे। तो फिर ये जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 10, ये साहब हो गया पूरा। अब इसमें जोड़ो वो 5 रुपए, वो कौन से 5 रुपए, जो हम 5 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने वाले हैं, और जब हम 5 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने वाले हैं 100 रुपए के ऊपर, तो ये लॉस है, तो लॉस शुड बी डेबिटेड। और चूंकि आपने अभी नहीं चुकाया बल्कि 10 साल बाद चुकाओगे, तो आज वो क्या है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। फिर से सुनो एक बार, फिर से सुनो, ये 110 के साथ पूरा हो गया। हाँ अब आगे सोचो, ये तो 110 आ गए, चूंकि हम वो 5 रुपए नेट नहीं कर सकते, तो हमें उसका लॉस अलग से बुक करना होगा, और लॉस बढ़े तो डेबिट, तो हम 5 रुपए का लॉस बुक कर लेंगे। अब दूसरी बात, क्या ये 5 रुपए आज चुकाना है एक्स्ट्रा, नहीं 10 साल बाद चुकाना है, तो मतलब 10 साल बाद चुकाना है, तो वो आज आपकी लायबिलिटी है। हाँ तो लायबिलिटी बढ़े तो अब आप क्या लिखोगे यहां पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम
अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी मालिक इसकी। झमाझम एंट्री है। फिर से एक बार बोलूं क्या? अरे नहीं सर माफ करो, मैं इसको फिर से सुन लूंगा ना एक बार रिवाइंड करके। आप क्यों पका रहे हो, काहे के लिए वीडियो की लेंथ बढ़ा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना? हाँ, तो मालिक यहां पर फिर से सवाल उठेगा, इस लॉस को आप कैसे राइट ऑफ करोगे? तो फिर से आंसर वही है, सब्र करो सब मिलेगा, है ना, लाइन से आओ सब मिलेगा। चलो मालिक अब और आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या हमने सारी कंडीशन देख ली? अरे वाह, चलो अब हमने जब सारी कंडीशन देख ली तो जरा यहां पर आ जाओ। तो मालिक यहां पर क्या लिखा है? द प्रीमियम ऑन डिवेंचर इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एज डिवेंचर आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड इन क्लॉज H ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। भाड़ में जाने दो। Therefore, restriction of utilization of debenture premium will also be governed by section 52 of Companies Act 2013। इसलिए ऊपर मैंने क्या बोला कि 10 का प्रीमियम अलग चलेगा और जो 5 आप प्रीमियम चुकाने वाले हैं वो आपको अलग से बुक करना है। ये आपस में एडजस्टेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो मालिक, अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके इस डिबेंचर चैप्टर से आ सकता है कि डिबेंचर कई बार एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू की जाती हैं। अब सर ये क्या होता है कोलेट्रल सिक्योरिटीज? हमने तो एक मूवी देखी थी कोलेट्रल। हाँ, वैसे ही कुछ कि भैया ऐसा है, मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन ले लिया, बैंक ने लोन दे दिया। अब बैंक क्या बोला कि भैया लोन की जो किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है, जो इंटरेस्ट है, वो आपको रेगुलरली पे करना है। अगर आप रेगुलरली पे नहीं करोगे तो हमारे पास क्या? मैंने कहा भैया आपके असेट्स सिक्योरिटी में दे रहे हैं। बोले हाँ वो तो है ही, लेकिन मुझे एक चीज और चाहिए। हमने कहा क्या? बोले डिवेंचर। अरे मैंने कहा आप खुद लोन हो और मैं डिवेंचर भी दे दूं तो एक असेट्स पर आपसे लिए 100 रुपए हैं और मैं लाइबिलिटी बुक कर रहा हूं 100 रुपए की और डिवेंचर भी 100 रुपए का आपको दे दूं तो 200 रुपए थोड़ी बुक करूंगा। पागल समझ के रखा है क्या? चेहरे पे क्या लिखा है? भोला नहीं ना, मैं पागल हूं क्या? बोले नहीं ऐसा नहीं है, आपको डिवेंचर्स देना है, लेकिन ये डिवेंचर्स मैं तब एक्सरसाइज कर लूंगा, तब इन्वॉक कर लूंगा जब आप मेरे इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का टाइमली पेमेंट नहीं करोगे। उस केस में वो वाली सिक्योरिटी कैंसिल हो जाएगी और ये डिवेंचर अस्तित्व में आ जाएंगे। यानी मैं आपसे अभी तो एज ए बैंकर बन के ही बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आपने बीइंग द बैंकर जो मेरे कमिटमेंट हैं वो पूरे नहीं करे तो मैं बैंकर से डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो मतलब मैंने आपको डिवेंचर देना तो है, लेकिन अभी वो प्रभाव में इफेक्टिव नहीं हुए हैं। वो कब इफेक्टिव होंगे? कब वो इफेक्ट में आएंगे? जब हम डिफॉल्ट करेंगे। तो वी हैड इश्यूड डिवेंचर्स टू आवर बैंकर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी तो आज मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है उन डिवेंचर के आगे। क्यों? क्योंकि वो तो मैंने बस ऐसे सेफ्टी दे रखे हैं उनको। वो कब इफेक्ट में आएंगे? जब मैं डिफॉल्ट करूंगा, और जब मैं डिफॉल्ट करूंगा तो जो बैंक की लायबिलिटी थी वो कैंसिल हो जाएगी और एक नई लायबिलिटी पैदा हो जाएगी जिसका नाम होगा डिवेंचर। यानी ये डिवेंचर तब पैदा होंगे। आज तो बस सिर्फ मैंने फॉर्मेलिटी के लिए कागज दे दिए हैं, इनकी कोई वक्त नहीं है, वैल्यू नहीं है। कब तक? जब तक मैं डिफॉल्ट ना करूं। तो यहां पर जो आपके कोलेट्रल में आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं ये आपकी लायबिलिटी नहीं है, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? तो अकाउंटिंग के नाम पर कुछ नहीं होगी। आप बैलेंस शीट में बकायदा लोन दिखाओगे, लोन के बदले में जो पैसा है वो दिखाओगे, और ये जो कोलेट्रल में डिवेंचर आपने इशू करे हैं ये नीचे बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू दी अकाउंट्स में आएंगे। आप उसमें एक्सप्लेन करोगे प्रॉपरली, बढ़िया से एक्सप्लेन करना, समझाना बेहतरीन लच्छेदार भाषा में कि भैया हमने एक लोन लिया था और उस लोन के एवज में हमने एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी डिवेंचर इशू करे हैं। इन केस अगर हम टाइमली उस लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तो वो लोन कैंसिल हो जाएगा और ये डिवेंचर अस्तित्व में आ जाएंगे, तब तक कोई एंट्री नहीं होगी। ये एक ऑप्शन है। एक दूसरा ऑप्शन और है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? ये कि भैया डिवेंचर इशू करे हैं आपने, एज ए कोलेट्रल करें लेकिन इशू करें, लेकिन लायबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं। आज अगर ये लायबिलिटी नहीं है तो आप एक काम करो, इनको इशू करो और इसके अगेंस्ट फर्जी लायबिलिटी बुक करो, तो इसके काउंटर में एक फर्जी एसेट्स बुक कर लो। और उस फर्जी एसेट्स का नाम क्या रखोगे? तो नाम रखोगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। यानी जो लोन था उसके सामने कैश आया तो वो एक एसेट्स और एक लायबिलिटी हो गई, और ये जो डिवेंचर कोलेट्रल इशू करें इसके काउंटर में ये फर्जी लायबिलिटी है ना, अभी लायबिलिटी फाइनल नहीं है ना, तो इसके सामने एक फर्जी एसेट्स खड़ी कर लो और उसका नाम क्या होगा? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। और जब आप ये लोन चुका दो तब ये खाता रिवर्स कर देना, जिस मुंह से एंट्री करी थी उसी मुंह से रिवर्स कर देना, तो ये आपकी किताबों से हट जाएंगे। लेकिन तब तक ये आपकी किताबों में चमकते रहेंगे ऐसे, और क्या बोलेंगे कि अगर आपने वो लोन रीपे नहीं करा, टाइमली पेमेंट नहीं करा तो मैं जागृत हो जाऊंगा।
यस, ये आपको रिमाइंड कराते रहेंगे। लेकिन इसको लिखने से कहीं ना कहीं बैलेंस शीट की जो टोटलिटी में अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर ये 100 करोड़ का लोन है तो आपकी बैलेंस शीट तो 100 करोड़ से बढ़ गई, तो इट विल लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। तो जो रिकमेंडेड तरीका है वो पहली मेथड ही है। और आपके सामने भी अगर कभी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर वही देना है, लोन ले लो, पैसा आ गया, और नोट्स टू द अकाउंट्स में लिखना कि भैया हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिवेंचर इशू किए हैं। ये हो गया सरकार आपका डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो मालिक, ये लिखा है इंस्टीट्यूट ने पेज नंबर 10.79 पे, स्टूडेंट शुड नोट दैट द मेथड 1 इज मच मोर लॉजिकल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, Therefore, it is advised to follow method number 1। ये अपने महान, अपने प्रभु ICAI ने रिकमेंडेशन दी है, तो आप बिंदास ये वाली मेथड, कौन सी, एंट्री नहीं करेंगे, नीचे नोट में लिख के आएंगे कि हमने कोलेटरल में डिवेंचर इशू किए हैं, बस। ठीक है, अब आ जाओ साहब, डिवेंचर इशूड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के बदले में डिवेंचर आए, पैसा आया, डिवेंचर गए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बिना पैसा मिले भी अब डिवेंचर इशू कर रहा हूं? हाँ, पैसा नहीं आया, कोई असेट्स आ गई। मान लो मैंने आईपैड खरीदा, और मैंने एक नहीं खरीदा, मेरी क्लास में करीबन 29 फैकल्टीज हैं, मैंने सब फैकल्टीज के लिए आईपैड खरीदा, एक आईपैड 1 लाख का, तो 29 आईपैड, और एक रिजर्व में रख लिया, 30 आईपैड खरीदे, तो 30 आईपैड इंटू 1 लाख, 30 लाख का सौदा हुआ। लेकिन मैंने बोला इंस्पायर से कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। इंस्पायर बेसिकली थी फ्रेंचाइजी ऑफ एप्पल स्टोर्स, वो कोई एप्पल का खुद का शोरूम नहीं है, किसी ने फ्रेंचाइजी ले रखी है, वो मेरे मिलने वाले थे। तो मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको डिवेंचर इशू कर देता हूँ। बोले कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास वैसे भी ब्याज पे बहुत काम चलता है, तो एक तरह से मैंने आपको लोन दे दिया और आपने उसके बदले में डिवेंचर दे दिए, अब आप मुझे टाइमली उसका ब्याज चुका रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शानदार। तो अब मैंने क्या एंट्री करना है, मेरे पास 30 आईपैड आए। अभी आईपैड क्या है मेरे लिए साहब, इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, आईपैड भी लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बोल सकता हूँ, कंप्यूटर की कैटेगरी में रख सकता हूँ, क्योंकि ये इनकम टैक्स के हिसाब से कंप्यूटर कैटेगरी में आते हैं और इस पर डेप्रिसिएशन कंप्यूटर के हिसाब से लगता है। तो कंप्यूटर्स एंड गैजेट्स अकाउंट डेबिट आए, टू इंस्पायर द ऑथराइज्ड एप्पल वेंडर अकाउंट क्रेडिट, कितने, 30 लाख। फिर से असेट्स आई, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट, और जब मैं उसको डिवेंचर दूंगा तो डेबिट द रिसीवर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया डिवेंचर इशू। अच्छा सरकार, लेकिन मैं जो डिवेंचर इशू कर रहा हूं वो प्रीमियम पे कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं ब्याज का रेट बहुत हाई दे रहा हूं। तो उस केस में अब मैंने कितने डिवेंचर इशू करना है वो कैलकुलेशन होगी, और वो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आ सकती है 2 नंबर से 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में। सुनिएगा आराम से, कितने लाख रुपए के हमने आईपैड खरीदे हैं? सर आप छोटी बात तो करती नहीं है, 30 लाख के आईपैड खरीदे हैं, और मैं इसके बदले में जो अपने डिवेंचर इशू कर रहा हूं वो कर रहा हूं पार पे, यानी 100 का डिवेंचर 100 पे इशू कर रहा हूं। तो हर डिवेंचर के साथ मेरी 100 रुपए की लायबिलिटी कम होगी। तो बताओ, अगर मुझे 30 लाख की लायबिलिटी कम करना है और हर एक डिवेंचर मेरी 100 रुपए लायबिलिटी कम कर रहा है, तो इस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए मुझे कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे? तो सिंपल तो है, 30 लाख रुपए चुकाने हैं, एक डिवेंचर 100 रुपए काटेगा, तो 30 लाख डिवाइड बाय 100, तो क्या आ गया, 30,000 डिवेंचर्स विल बी इशूड। तो मालिक आपको जब भी नंबर्स कैलकुलेट करने हैं तो आपका एक ही रूल है, फॉर्मूला दे रहा हूं, बस ये फॉर्मूला लगा दो, लायबिलिटी अपॉन इश्यू प्राइस, लायबिलिटी अपॉन इश्यू प्राइस। अभी आपने डिवेंचर काय पे इशू करा, पार पे, तो इश्यू प्राइस पार है। अच्छा, अगर मैं यही डिवेंचर प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं और मैं डिवेंचर 120 रुपए पे इशू कर रहा हूं, तो मैंने फॉर्मूला क्या दिया, लायबिलिटी अपॉन इश्यू प्राइस। अब मेरा हर डिवेंचर 120 रुपए की लायबिलिटी काट रहा है, तो बताओ 30 लाख रुपए की लायबिलिटी काटने के लिए मुझे कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे अगर हर डिवेंचर 120 रुपए काट रहा है? तो सर सिंपल ना, 30 लाख डिवाइड बाय 120, उठाओ कैलकुलेटर। तो सरकार इस केस में जो डिवेंचर इशू होंगे वो होंगे 25,000। अच्छा, अगर आपने यही डिवेंचर डिस्काउंट पे जारी करे, वो इंस्पायर वाला बोला कि भाई मैं आपको लोन तो दे रहा हूं लेकिन डिवेंचर मैं आपसे लूंगा डिस्काउंट पे, मैंने कहा कितने डिस्काउंट पे? बोले 10% डिस्काउंट पे। तो अब उस केस में एक डिवेंचर जो 100 रुपए वाला था वो लेकिन इशू तो 90 पे हो रहा है, यानी हर डिवेंचर से मेरी लायबिलिटी 90 रुपए कट रही है। तो 30 लाख रुपए की लायबिलिटी काटने के लिए हर डिवेंचर अगर 90 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो मुझे कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे? तो आंसर आया सरकार 30 लाख डिवाइडेड बाय 90, और ये आते हैं 33,333.33। अब डेसिमल में तो होते नहीं है, तो इसको आप राउंड अप कर दो, 33,334 डिवेंचर। तो सिंपल सा रूल, क्या एंट्री होगी,
नहीं एंट्री नहीं, कैलकुलेशन क्या होगी, जो लायबिलिटी चुकाना है वो आएगी न्यूमरेटर में, जो लायबिलिटी चुकाना है न्यूमरेटर में, और डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। अब इश्यू प्राइस क्या है वो क्वेश्चन देगा, या तो पार या प्रीमियम या डिस्काउंट, जो इश्यू प्राइस से डिवाइड कर दो। अब एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री तो वही है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रेडिट 30 लाख। अब यहां देखें, अगर मैंने ये डिवेंचर डिस्काउंट पे नहीं, अगर मैंने ये डिवेंचर पार पे इश्यू करें तो मेरी अगली एंट्री क्या होगी, डेबिट द रिसीवर, तो वेंडर अकाउंट डेबिट कितना 30 लाख टू, मान लो 12% डिवेंचर है, 12% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट 30 लाख। ये पहला केस हो गया। केस नंबर 2, अगर मैं ये डिवेंचर प्रीमियम पे इश्यू कर रहा हूं तो डिवेंचर जो इश्यू हो रहा है वो 120 पे हो रहा है, यानी हर डिवेंचर की वर्थ 120 है, जिसमें 100 रुपए लाइबिलिटी के हैं और 20 रुपए प्रीमियम के, तो लाइबिलिटी तो पूरी 30 लाख कम होगी, तो एंट्री होगी वही वेंडर अकाउंट डेबिट 30 लाख। अच्छा, हमने डिवेंचर कितने इश्यू करे थे इस केस में, 25,000, और क्रेडिट डिवेंचर तो फेस वैल्यू भी होगा, तो 12% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट कितने 25,000 डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू, हर केस में क्रेडिट तो फेस वैल्यू होना है, तो ये आ गए सरकार 25 लाख। तो फिर ये 5 लाख काहे के मिले सरकार, सिंपल है ना, 25,000 डिवेंचर पर 20 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए का आपको मिला प्रीमियम, और ये कहां जाएगा टू SPR क्रेडिट। अच्छा मालिक, अगर आपने यही डिवेंचर्स डिस्काउंट पे जारी करे तो सर प्रीमियम का बिल्कुल उल्टा डिस्काउंट होगा, उसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो मेरा लॉस है। तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट 30 लाख, अगर प्रीमियम आपने क्रेडिट किया था तो डिस्काउंट डेबिट होगा, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट कितना मालिक देख लेते हैं, 12% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट, फिर से 12% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट, और यहां पे क्या आएगा नंबर इनटू फेस वैल्यू। नंबर्स कितने आए थे 33,334 इनटू 100 रुपए, तो ये आ गया 33,400। तो 33,400 फेस वैल्यू के डिवेंचर इशू करे हैं 30 लाख की लायबिलिटी समाप्त करने में, तो जो डिफरेंस आया 3,33,400, ये मेरा लॉस बुक हो जाएगा। ओके बढ़िया, ये भी हो गया सरकार, हाँ एकदम झमाझम, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार, अगर प्रीमियम पे इशू किया तो डिवाइड बाय इशू प्राइस, और फिर एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट पार टू SPR। अगर डिस्काउंट पे इशू किया तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट एट फेस वैल्यू पार। चलो मालिक, ये भी हो गया। और बोलो सरकार, एकदम बढ़िया, आप बताओ, ये हो गया अदर देन कैश। अब मालिक ये बताओ कि आपने वो जो लॉस बुक किया था डिवेंचर इशू करते समय, जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो नामक जो लॉस बुक किया था, उसका क्या करोगे। तो भैया बहुत सिंपल हिसाब है, दिस एक्सपेंस दिस ए लॉस, लेकिन ये लॉस नहीं है एक्चुअली, ये अट्रैक्ट करने का खर्चा है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का खर्चा है, ताकि वो हमको पैसा दे जाए। अब उसका वो पैसा हम कई सालों तक यूज करेंगे, तो ये उस पैसे को कई साल तक यूज करने की लागत है, और इसका बेनिफिट मुझे 1 साल नहीं कई सालों तक मिलने वाला है। और अगर आप चैप्टर नंबर 1 याद कर पाओ, यस, वो 3 तरह के खर्चे, कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपका ये नुकसान किसी 1 साल का नहीं है, बल्कि इस खर्चे से, इस नुकसान से आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश कई सालों तक यूज करने मिलने वाली है। तो आप जब इस कैश का बेनिफिट कई सालों तक लेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो नुकसान है, उसे भी कई सालों में स्प्रेड करेंगे। तो रूल क्या कहता है, बहुत सिंपल, जैसे 10 साल के लिए डिवेंचर इशू करे, और आज मैंने जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बुक किया है वो है 3 लाख, तो भैया ये 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए, मान लो 30 लाख रुपए के डिवेंचर थे, 10% डिस्काउंट पे इशू हुए थे, तो 3 लाख रुपए, 27 लाख रुपए कैश 10 साल तक यूज करने की लागत है। तो जब 27 लाख रुपए 10 साल तक आप यूज कर रहे हैं तो 10 साल तक आप कमाओगे,
और आज उस कमाई के बदले में आपने 3 लाख रुपए का नुकसान किया है, तो फिर ये नुकसान किसी एक साल पे थोड़ी चार्ज होगा, ये नुकसान भी फिर 10 साल पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 लाख रुपए डिवाइड बाय 10 साल, 30-30 हजार रुपए हर साल राइट ऑफ करते जाएंगे। यानी ये नुकसान किसी एक साल के लाभों पे चार्ज नहीं होगा, बल्कि जितने साल के लिए डिवेंचर इश्यू करे हैं, जितने साल के लिए डिवेंचर इश्यू करें उतने साल के लाभों पर चार्ज होगा इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। और अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है तो फिर क्वेश्चन आपको बताएगा, जैसे मैं बताता हूं कैसे बताएगा। कंपनी ने अपने डिवेंचर इश्यू करे कितने के, 20 लाख के फेस वैल्यू, और रिडीम करेंगे हम 22.5 लाख पे। तो मालिक देखो मैंने क्या लिखा, डिवेंचर इश्यू हुए हैं और आए हैं 20 लाख रुपए, डिवेंचर रिडीम होंगे 22.5 लाख रुपए में, यानी मैं 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम रिडम्पशन पर पे करूंगा। अब आगे क्या बोला गया कि भैया डिवेंचर जो रिडीम होने हैं वो 5 साल में होने हैं, लेकिन 5 साल बाद इकट्ठा पैसे नहीं चुकाना। अगर 5 साल बाद इकट्ठा पैसे चुकाया जाता तो 2.5 लाख का लॉस 5 साल में इक्वल बांट देता और 50,000 रुपए हर साल राइट ऑफ करता। लेकिन मैंने यहां पे थोड़ी सी फुरफुरी छोड़ दी और मैं बोल रहा हूं कि डिवेंचर 5 साल में रिडीम होंगे, लेकिन हर साल 20-20% रिडीम करना है। यानी आज जिस साल मैंने इसको इश्यू किया है उसके अंत में 20% रीपे हो जाएगा, उसके अगले साल फिर 20% रीपे हो जाएगा, फिर उसके अगले साल फिर 20% रीपे हो जाएगा, फिर उसके अगले साल 20% रीपे हो जाएगा और 5th ईयर के एंड में 20% और रीपे हो जाएगा। तो क्या आपने ये 20 लाख रुपए पूरे सलंग 5 साल तक यूज करें? तो आंसर है नहीं, बल्कि आपने क्या करा, 22.5 लाख डिवाइडेड बाय 5, हर साल 4.5 लाख 4.5 लाख 4.5 लाख 4.5 लाख 4.5 लाख रीपे कर दिए। ये फर्स्ट ईयर था जब आपने पूरे 22.5 लाख यूज करे, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर के एंड में चुकाया है, तो आपने फर्स्ट ईयर पूरे 22.5 लाख यूज कर लिए। लेकिन सेकंड ईयर क्या यूज किया सर, 22.5 में से 4.5 आपने फर्स्ट ईयर के में चुका दिए। सर 4.5 कैसे आए, फिर से बता देता हूं। ये पैसा हमको रीपे करना है 5 सालों में, डिवाइड बाय 5 साल, तो आप चेक करो एब्सोल्युटली 4.5 लाख आएगा। तो आपने फर्स्ट ईयर के एंड में आउट ऑफ द 22.5 लाख 4.5 लाख पे कर दिए, तो सेकंड ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस बचा वो आया। अब सुनो, थर्ड ईयर जब आएगा तो सेकंड ईयर में 4.5 लाख और चले गए, तो अब 13.5 बचे। फोर्थ ईयर में इसमें से 4.5 और चले गए, 9 बचे। अब आपने ऐसे करते करते तो मालिक 5th ईयर में आपने 4.5 लाख यूज करे और 5th ईयर के एंड में पूरे पैसे वापस कर दिए। तो मालिक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने वो पैसे पूरे 5 साल एक समान यूज नहीं करे, पहले साल सबसे ज्यादा यूज करे, फिर कम फिर कम फिर कम और सबसे कम। तो अब जब वो पैसा हमने इवनली यूज नहीं करा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अब इवनली नहीं होगा, बल्कि अब होगा सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड के आधार पर। डेफिनेशन याद करो, 4.5 इंटू 1, 2, 3, 4 और 5 चेक कर लेना, तो ये टोटल डिजिट होते हैं 15। तो इसका मतलब अब ये 30,000 रुपए इस रेशो में राइट ऑफ होंगे। यानी पहले साल जो राइट ऑफ होगा वो होगा 30,000 का 5/15, फिर अगले साल 4/15, फिर 3/15, फिर 2/15 और फिर 1/15। यानी यहां पर अब आपको 1/5 नहीं करना हर साल, बल्कि जिस प्रोपोर्शन में इस पैसे का इस्तेमाल इन 5 सालों में हुआ उसी अनुपात में ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और बेस्ट तरीका क्या है, वही डेफिनेशन वाला, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। पहले साल सबसे ज्यादा डिजिट, सेकंड को कम, थर्ड को कम, फोर्थ को कम और फिफ्थ को सबसे कम। तो वेट क्या बना, 5, 4, 3, 2, 1। अगर ये 5 साल है, अगर मैं यहां पे बोलता कि पहले 5 साल तक कोई यूज नहीं, कोई रिटर्न नहीं, और 6वें साल से अब 20% वापस करेंगे, तो पहले 5 साल का वेट क्या हो जाएगा, पूरे अमाउंट, और 6वें साल से फिर 20% कम होता जाएगा। तो ये पैटर्न क्वेश्चन डिराइव होगा, ये पूरा पैटर्न क्वेश्चन ड्रिवन होगा, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो बेसिक डाटा है वो यही है कि जैसे मैंने 20% रिटर्न किया तो फिर मैंने वेट दे दिया, जितना पैसा आउटस्टैंडिंग है। जैसे मैंने क्या बोला, फर्स्ट ईयर इतना आउटस्टैंडिंग रहा, सेकंड इतना आउटस्टैंडिंग रहा, मतलब मैंने सेकंड ईयर में इतना पैसा यूज किया, थर्ड में इतना यूज किया, चौथा इतना और 5वां इतना यूज किया। तो फिर जब मैं पैसा इस अनुपात में यूज कर रहा हूं तो खर्चा भी इसी अनुपात में बांटा जाएगा। तो फिर वेट दे देंगे और जो टोटल वेट आया अब कितना आएगा, 30,000 इंटू 5/15 यानी 10,000, 30,000 डिवाइड बाई 15 यानी 2 इंटू 4 8,000, फिर 6,000, फिर 4,000 और फिर 2,000। और इस तरह से आप इस प्रीमियम या
और इस तरह से आप इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को अमोर्टाइज करेंगे। अब ये तब तक जब तक अमोर्टाइज नहीं हो जाता तब तक कहां आएगा, तो तब तक ये आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड अंडर द हेडिंग नॉन करंट एसेट, क्योंकि इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। हाँ, लेकिन जितना पैसा अगले साल में खत्म होने वाला है उतना अमाउंट करंट एसेट्स में दिखाना। सर क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आया? अरे समझो, बैलेंस शीट के 2 ब्रेकअप है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी, और नॉन करंट एसेट्स वो जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। अब जैसे ये तो फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ कर दिया आपने, और सेकंड ईयर में इतना राइट ऑफ होने वाला है, तो सेकंड ईयर के एंड की बैलेंस शीट में नहीं बचेगा। हाँ, तो ये करंट है, और ये जो बाकी 3 है ये नॉन करंट में आएंगे। फिर से सुनना, ये तो फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ ही हो गया। अब खाते में कितना बैलेंस बचा? 30,000 माइनस 10, 20। लेकिन उस 20 में से भी 1 साल के अंदर ये 8 राइट ऑफ हो जाएंगे, तो ये हो गया करंट एसेट। यानी वो एसेट जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाए वो करंट है, तो ये जाएगी करंट एसेट सेटिंग में। और जो उसके बाद राइट ऑफ होगा, यानी ये 3, 6, 4, 10, 2, 12, ये आएगी नॉन करंट में। समझना, मैंने बहुत खतरनाक बात बोल दी, फिर से बोल रहा हूं। 30,000 रुपए आए, मतलब 30,000 का नुकसान आया, आपने उसमें से 10,000 तो इसी साल राइट ऑफ कर दिए, यानी अब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो तो जा चुके हैं पीएनएल पे। तो अब कितना बैलेंस बचा है? 20। लेकिन 20 में से भी 8 सेकेंड ईयर के एंड होने तक राइट ऑफ हो जाएंगे, तो थर्ड ईयर और उसके बाद कितना जाने वाला है? सिर्फ बचा हुआ 12। तो वो एसेट्स जो 1 साल के बाद खत्म होगी वो जाती है नॉन करंट में। तो नॉन करंट में कौन सी आएगी? ये, क्योंकि ये सेकेंड ईयर की एंड में जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें भी आएगा, जबकि ये सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट बनने से पहले खत्म हो जाएगा। तो ये जाएगा आपका करंट एसेट्स में, और ये जाएगा नॉन करंट एसेट में। ठीक है मालिक? अब जब ये राइट ऑफ करोगे तो एंट्री क्या होगी? सिंपल, एसेट बना दी आपने, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट है, तो जब एसेट्स बना दी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अब इसको राइट ऑफ करोगे तो एसेट जब कम होगी तो क्रेडिट, और जब ये जाएगी पीएनएल में तो प्रॉफिट भी कम होगा, प्रॉफिट बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर 8,000, थर्ड ईयर 6, फोर्थ ईयर 4 और फिफ्थ ईयर 2,000। तो मालिक मेरे भगवान, मैंने आपको, शायद मैं बहुत गारंटी से तो नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ बहुत दृढ़ता से भी बोल रहा हूं कि जितना मैंने आपको पढ़ा दिया इतना तो मालिक आपने अपने रेगुलर बैच में नहीं पढ़ा होगा। आई होप शायद ऐसा हुआ हो, मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन हाँ ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आपको पूरा मॉड्यूल खत्म करवा दिया। ये देखो, ये वाला केस आ गया, वही 5, 4, 3, 2, 1, ये इक्वल, और ये 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब सिर्फ लास्ट पॉइंट ही क्या बचा है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो सरकार इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एन एक्सपेंसेस, इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो तो भी ब्याज चुकाना है, और हम इसको ड्यू बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस पे बुक करेंगे और एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ये हो गई ड्यू। जब पे करोगे तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गई पेड। अब ये डिवेंचर का इंटरेस्ट मेरा खर्चा है तो जाएगा पीएनएल में, और लास्ट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। और इसके साथ मालिक मेरी तरफ से ये सिलेबस पूरी तरह से समाप्त होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमारे लिए उस नंबर पे मैसेज करके बोला है कि सर आप इन्वेंट्री भी पढ़ा दो प्लीज, ऐसे प्लीज। तो मैं ये डिसाइड किया हूं कि मैं एक लेक्चर इन्वेंट्री का लूंगा, और मुझे पता है कि आपकी सबसे ज्यादा कहां फटती है, बस मैं वही पढ़ाऊंगा। उस एक लेक्चर में आपके इन्वेंट्री में 5 नंबर श्योर हो जाएंगे। अगर आया इन्वेंट्री तो यहीं से आएगा, और वो आया तो आपसे बनेगा। तो मैं एक लेक्चर और रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए, और वो करूंगा इन्वेंट्री चैप्टर से। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं। बाकी आप लोगों को एग्जाम के लिए अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने आपको जो पढ़ाया है मैं गारंटी दे रहा हूं उसके ऊपर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। मेरा वचन ही है शासन, सीरियसली बोल रहा हूं। मैंने जो पढ़ाया उसका लेवल बहुत हाई था, सारे एग्जाम कवर कर लिए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनके आरटीपी भी कवर कर लिए, एग्जाम पैटर्न से आप गो थ्रू हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम में कभी कोई दिक्कत आएगी। अब आप एग्जाम की बात सुनिए, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो 3 घंटे मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क होगा आपके लिए। और वो टास्क कैसे पूरी करेंगे तो सुनो। जीवन में, ये मेरे जीवन के अनुभव है, मेरा नाम भी अनुभव है, जीवन के अनुभव है कि खुशियां जीवन की छोटी छोटी बातों में छुपी हैं। जब भी हम बड़ा सोच के खुश होने की बात सोचते हैं तो उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एग्जाम में 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, पहले वो करना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वो करना। एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट से क्वेश्चन आएगा, पहले वो करना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन आएगा, सेल्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस से क्वेश्चन आएगा, वो करना। बीआरएस आएगा, वो करना। नेवर एवर ट्राई टू क्रैक
कंपनी फिर भी कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट और एनपीओ का क्वेश्चन और कंसाइनमेंट कभी भी पहली बार मत उठाना। आप समझो बेटा, आपके एग्जाम में जब पहला क्वेश्चन आता है, चूंकि अकाउंट्स का पहला पेपर है, तो आप कहते हैं यूं करते हैं 15 मिनट तक, तो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। उस समय अगर आपने उठाया तो आपकी स्पीड बस ही स्लो है, और ये क्वेश्चन कम से कम मिनिमम 40 मिनट खाते हैं। 15 मिनट प्लस 40 55 मिनट हो गए, और आपके हाथ में क्या है 10 नंबर। अब क्या होगा, एकदम से अंदर से फटना चालू हो जाएगी, ओ भगवान 1 घंटा हो गया और सिर्फ अभी तक 10 नंबर ही आए, अब मैं बचे हुए 2 घंटे में 90 नंबर कैसे करूंगा। और फिर दिमाग के सारे दरवाजे बंद और नेगेटिव वाइब्स आना चालू। फिर उसके बाद जो आता है वो सब खत्म, ब्लैंक एकदम ब्लैंक। और फिर क्या लगता है अब तो पास ही नहीं हो सकते, अब तो छोड़ो। लिटरली दिस हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसीलिए बोल रहा हूं, छोटी छोटी खुशियां खरीदो, छोटी छोटी खुशियां उठाओ। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ये वाले क्वेश्चन उठाओ, इनको पहले निपटाओ। जैसे ही आपके 1 घंटे में 30 हुए, तो अब आप क्या बोलोगे, आई शाबाश 1 घंटे में 30, तो 3 में 90 तो ही रहे, और 90 का अगर मैं पेपर दे रहा हूं तो 70 तो आएंगे। तो बच्चों बहुत ध्यान रखना इस बात का, छोटे छोटे क्वेश्चन उठाना। दूसरी बात, बैलेंस शीट टैली ना हो बड़े क्वेश्चन की, तो कभी क्वेश्चन से प्रेम मत करना, जिद पे मत अड़ जाना, ईगो पे मत ले लेना। ऐसा मत बोलना कि भैया बैलेंस शीट तो टैली करके रहूंगा, फिर भले ही अगले 6 महीने बाद एग्जाम देने फिर से आऊं। नहीं, आप जितना कर चुके हैं, आपको स्टेप मार्किंग में 80% मार्क्स तो वैसे ही मिल जाएंगे। तो 20% यानी 2-4 नंबर के लिए क्या जिद करें, छड्डो, वहीं छोड़ो और अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। और उससे बोलना कि तू ठहर यहां पे, मैं बाकी क्वेश्चन को शिकार करके आता हूं, और तू अगर यहां पे वापस मिला तो मैं तुझे फिर से निपटाऊंगा, अगर टाइम मिला तो। लेकिन यहीं पे पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है मालिक, चलो तो हम मिलते हैं आपके रिजल्ट की खुशी में आपके साथ। आप मुझे बिल्कुल बताएंगे कि हाँ आपके पेपर कैसे रहे, आपका रिजल्ट क्या आया। अगर आप अच्छा कुछ करते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि भले ही हम सामने आमने नहीं है, लेकिन साहब दिल से आपको पढ़ाया तो है। आप दिल से बोल सकते हैं कि सर ने मेहनत की है हमारे साथ, जो हमने 6-6 महीने क्लास में नहीं करा वो सर ने 20 दिन में करवा के दिया है। तो आपके रिस्पॉन्ड का, कमेंट्स का, रिप्लाई का, एप्रिसिएशन का रिस्पॉन्स इंतजार करूंगा। टिल देन बाय बाय, लव यू।